प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 2 तीन बुद्धिमान। इस पाठ को पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे और इस पाठ के हर एक पैराग्राफ का अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्राय अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है और ना ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। यानी कि अब हम इसका अर्थ समझते हैं। यानी कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह हमेशा अपने बेटों से कहता था कि मेरे बच्चों, हमारे पास धन दौलत या सोना चांदी जैसी कोई भी संपत्ति नहीं है, इसलिए तुम्हें एक अलग तरह की दौलत यानी कि ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए। तुम दुनिया की हर चीज़ और हर हालात को अच्छी तरह समझने की कोशिश करो। तुम्हारी नज़रों से कोई भी ज़रूरी बात छूटनी नहीं चाहिए। पैसों की जगह तुम्हारे पास गहरी समझ होगी और सोने चांदी की जगह तुम्हारे पास तेज दिमाग होगा। अगर तुम यह ज्ञान रूपी धन इकट्ठा कर लोगे तो तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी और तुम दूसरों से कभी भी पीछे यानी कि 19 नहीं रहोगे। यानी कि कभी भी किसी से तुम पीछे नहीं रहोगे। तो चलिए दूसरा पैराग्राफ समझते हैं। समय बीता और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। बेटे मिलकर बैठे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं। आओ घूम फिरकर जगत देखें। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों ना हो, भूखे नहीं मरेंगे। यानी कि अब हम इसका अर्थ समझेंगे। कुछ समय गुजरने के बाद पिता की मृत्यु हो जाती है तो बेटे मिलकर बैठते हैं आपस में। तीनों भाई बैठे और अपने अपनी स्थिति के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि इस जगह पर हमारे पास कोई काम नहीं है, चलो घूमकर दुनिया देखते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम कहीं पशु चराने का या खेतों में कोई मजदूरी, श्रमिक यानी कि मजदूरी का काम कर लेंगे। क्योंकि हम तो ऐसे हैं कि किसी दुनिया के हम किसी भी कोने में रहें, मेहनत करके अपना पेट पाल ही लेंगे। अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। आखिर में वे सब तैयारी करके सफ़र पर निकल पड़ते हैं। उन्होंने सूनी घाटियां और बड़े बड़े पहाड़ों को पार किया और वे बिना रुके पूरे 40 दिनों तक लगातार पैदल ही चलते रहे। आगे है, उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया। वे थककर चूर हो गए थे। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को ही नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे। तो इसका अर्थ समझते हैं। यानी कि वो कह रहा है कि उनके पास जो भी वो भोजन और पानी लेकर चले थे वो सब खत्म हो गया और वो इतने ज़्यादा थक चुके थे। लगातार चलने के कारण उनके पैरों में छाले भी आ गए, लेकिन रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने फिर से आगे बढ़ना शुरू किया। अंत में उन्हें आगे जाकर पेड़ और घर दिखाई दिए। इसका मतलब ये था कि जहाँ से मतलब उन्हें पेड़ और घर दिखने लगे तो उन्हें ऐसा समझ में आ गया कि वे एक बड़े शहर के पास, नगर यानी कि एक शहर, वहाँ एक बड़े शहर के पास वो लोग आ चुके थे। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गया है। वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊँट एक आँख से नहीं देख पाता हो। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा। फिर वे तीनों आगे बढ़ चले। कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने थोड़ा रुककर उत्तर दिया,
तो यहाँ पर हम समझेंगे कि तीनों भाई मतलब बहुत प्रसन्न हो गए कि उन्हें शहर दिखाई दिया, तो वो आगे तेज़ी से कदम बढ़ाने लग गए। जब वे शहर के बिल्कुल पास पहुँचे तो उन्हें अचानक से सबसे बड़ा भाई रुकता है और बोलता है, बट ध्यान से देखकर रास्ते को, कि अभी कुछ ही देर पहले रास्ते से बहुत बड़ा ऊँट गुजरा है। फिर वे थोड़ा और आगे बढ़े तो मंझला यानी कि बीच वाला भाई रुका और फिर रास्ते की तरफ देखकर कहने लगा, शायद उस ऊँट को एक आँख से दिखाई नहीं देता। फिर वे कुछ आगे गए तो छोटा भाई बोला, उस ऊँट के ऊपर एक औरत और एक बच्चा बैठे हुए थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने उसकी बात का समर्थन किया कि हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर तीनों आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर घुड़सवार यानी जो घोड़े पर सवार था वह व्यक्ति गुजरा। उसने सबसे बड़े भाई को देखा और सवाल किया। सबसे बड़ा भाई देखकर उससे बोलता है घुड़सवार से कि घुड़सवार, क्या तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो? घुड़सवार ने घोड़ा रोका और बोला, हाँ, तुम्हारा ऊँट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ। वह एक आंख से नहीं देख पाता ना? मंझले भाई ने पूछा। हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। हाँ, उसने कहा मैं ढूंढ रहा हूँ। तो सबसे बड़े भाई ने पहले पूछा कि तुम्हारा ऊँट खो गया है? तो घुड़सवार ने उत्तर दिया हाँ। फिर उसने उससे पूछा था कि क्या वह आकार में बहुत बड़ा है? इस पर घुड़सवार फिर बोला हाँ। तो फिर बीच वाला भाई बोला कि क्या उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता? तब घुड़सवार ने कहा हाँ। तब छोटे बच्चे ने उस महिला पर, वह छोटे बच्चे के साथ महिला के साथ सवार था। छोटे भाई ने उससे प्रश्न किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, आहा, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट? तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? हमने तुम्हारे ऊँट का मुंह तक नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? यानी कि घुड़सवार ने तीनों भाइयों को बड़े उससे देखकर शंका यानी कि शक से देखकर उसे लगा कि मतलब इन्होंने ही उसका ऊँट लिया है। तो बोलता है कि अच्छा, तो तुम बताओ मेरा ऊँट कहाँ है, तुमने क्या किया? तो भाई उत्तर देते हैं कि हमने तो तुम्हारा ऊँट देखा तक नहीं। तब वो पूछता है कि अगर तुमने मेरा ऊँट देखा ही नहीं तो तुम्हें उसके बारे में सारी जानकारी कैसे है? क्योंकि हम अपनी आँखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने उत्तर दिया। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा। नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊँगा, मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह सीधे उन्हें अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। तो यहाँ पर भाई कह रहे हैं कि क्योंकि हम अपनी आँखों और अपनी बुद्धि यानी कि हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना जानते हैं, और वो उससे कहते हैं कि तुम जल्दी से अपना घोड़ा लेकर जाओ, तुम्हें तुम्हारा ऊँट वहाँ मिल जाएगा। लेकिन ऊँट का मालिक कहता है, नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, मेरा ऊँट तुम लोगों के पास ही है, वह तुम ही मुझे वापस करो। तो भाई परेशान हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने तो तुम्हारे ऊँट को आँख भरकर देखा भी नहीं है। मगर वह घुड़सवार उनकी कोई बात मानने को राजी नहीं था। उसने अपनी तलवार बाहर निकाली, उसे हवा में लहराया और तीनों भाइयों को अपने आगे चलने पर मजबूर कर दिया। इस तरह वह उन तीनों को सीधे अपने राज्य के महल में ले गया। उसने भाइयों को सैनिकों की कस्टडी में दे दिया और खुद राजा के सामने हाजिर हुआ। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ता भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। यहाँ पर घुड़सवार जो है वो राजा से कहता है कि वह रेवड़े यानी कि जो पशुओं का झुंड होता है वो उसे पहाड़ों की तरफ लेकर जा रहा था, और उसकी पत्नी उसके छोटे से बच्चे के साथ एक विशाल ऊँट पर बैठकर पीछे आ रही थी। किसी वजह से उसकी पत्नी और उसके बच्चे का ऊँट पीछे छूट गया और वह रास्ता भूल गए। और जब वो कहता है कि जब मैं उन्हें तलाशने के लिए निकला
तो रास्ते में मुझे ये तीनों लोग पैदल जाते हुए मिले, तो मुझे पक्का यकीन है कि इन लोगों ने ही मेरा ऊँट चोरी कर लिया है और मेरे पत्नी तथा बच्चे की जान ली है। तुम ऐसा क्यों समझते हो? जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका तो राजा ने पूछा, इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी उन्होंने मुझे बताया यह ऊँट बहुत बड़ा था, एक आंख से नहीं देख पाता था तथा इस पर एक महिला एक बच्चे के साथ सवार थी। तो वो कहता है, राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो वो बताता है घुड़सवार कि मैंने तो उन्होंने ऊँट के बारे में कुछ बताया नहीं, फिर भी उन्होंने खुद ही मुझे बता दिया कि ऊँट बहुत बड़ा है, वह काना था और उस पर एक औरत बच्चे के साथ बैठी थी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया, फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में उन्होंने सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया, तो अवश्य उन्होंने ही उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ लाओ। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को एक साथ लेकर झटपट अंदर आया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा ने उन्हें धमकाते हुए कहा। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट देखा भी नहीं, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बिना बताए तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? अब बच्चों, यहाँ पर बात चल रही है कि राजा थोड़ी देर विचार करते हैं इस मामले पर और उन्हें बुला लेते हैं। फिर कहते हैं कि जैसे तुम बता रहे हो कि मतलब उन्होंने सही, वो उससे कहते हैं कि ऊँट के बारे में अगर उन्होंने सही बात बता दी तो पक्का वही चोर हैं, उन्हें बुलाओ। जब वो तीनों भाई आ जाते हैं तो राजा उन्हें धमकाता है और कहता है कि अरे चोरों, जल्दी जल्दी बताओ और सच सच बता देना कि तुमने ऊँट को कहाँ छिपा रखा है। तीनों भाई बहुत सफाई देते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं पता, हम चोर नहीं हैं, हमने तो ऊँट देखा भी नहीं। तब राजा पूछता है कि जब इस आदमी ने तुमसे कुछ नहीं कहा, ऊँट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो तुम कैसे जानते थे? तुम्हारी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हो रही है कि तुमने चोरी नहीं की? महाराज, इसमें आश्चर्य की तो कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम भी अपनी कुछ दृष्टि से कुछ भी नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है, इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। राजा हंस दिया। किसी को देखे बिना ही उसके विषय में इतना कुछ जानना कैसे संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। तो अब वो भाई कहते हैं, महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें हैरान होने वाली मतलब कोई बात नहीं है। हमें बचपन से ही ऐसी सीख मिली है कि हम छोटी से छोटी कोई हमारे सामने बात होती है या कोई चीज़ या सुराग हम छूटने नहीं देते। हमारे आसपास का माहौल ही ऐसा रहा है बचपन से कि हम बिना देखे ही सब कुछ जान जाते हैं। तो राजा कहता है कि ऐसा कैसे संभव है? तो कहते हैं कि हाँ महाराज, संभव है, हम झूठ नहीं बोल रहे। तो राजा कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी सच्चाई की अभी जांच करते हैं। फिर राजा अपने मंत्री को बुलाता है और उनके कान में कुछ कहता है। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह दो सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लाए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक ओर हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उसे देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ और कैसे लाई गई थी, किस ढंग से रखी गई थी। हाँ, तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा। महाराज, हम तो पहले ही विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है, मझला भाई बोला। हाँ, और वह अभी भी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने कहा। अब राजा ने जब अपने मंत्री को बुलाकर उसके कान में कहा तो मंत्री क्या हुआ, तुरंत दरबार से बाहर निकल गया और दो नौकरों के साथ एक पेटी यानी कि एक बहुत बड़ा संदूक सा उठाकर लाया। और दोनों नौकरों ने उस संदूक को बड़े ध्यान से दरवाजे के पास ऐसे रख दिया कि राजा उसे आसानी से देख सके और खुद दूर जाकर खड़े हो गए। तो तीनों भाई चुपचाप खड़े हुए देख रहे थे। फिर उन्होंने बहुत गौर से देखा कि संदूक कहाँ से लाया गया है, कैसे लाया गया है और उसे ज़मीन पर कैसे टिकाया गया है। तो राजा कहता है कि चोरों, हमें बताओ उस पेटी में क्या है। तो इस पर वो सबसे पहले तो भाई कहता है कि हम तो आपसे हाथ जोड़कर पहले ही कह चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं।
लेकिन फिर भी अगर आप कुछ चाहते हो, आपको लगता है कि उस पेटी में क्या है, तो मैं आपको बता दूं उसमें कोई छोटी सी गोल सी चीज़ है। तो दूसरा भाई बीच वाला बोलता है कि उसमें अनार है। बड़ा भाई बोलता है कि हाँ अनार है, लेकिन अभी वह कच्चा है, अभी पूरी तरह पका नहीं है। सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि ये चोर नहीं है, ये वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपना ऊँट खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की अब आप भगत करने। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊँट कैसा था। यह मतलब ये जो पैराग्राफ है इसमें समझाया गया है कि जब राजा ने खुद चेक किया पेटी को अपने पास बुलाकर, तब उसने देखा कि उसमें वास्तव में ही एक कच्चा अनार था। राजा ये देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर वो वहाँ मौजूद सब लोगों को दिखाता है। वहाँ पर जो सब लोग होते हैं वो भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो राजा उससे कहता है घुड़सवार से कि भैया अब ये साबित हो गया है कि ये चोर नहीं है। तो ये चोर नहीं है, तो इसलिए तुम जाकर जहाँ ये बताते हैं तुम वहाँ पर अपना ऊँट खोजो, तुम्हें अपना ऊँट ज़रूर मिल जाएगा। और फिर राजा उनसे भी कहता है कि अब तुम लोग भी जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, तुमने साबित कर दिया तुम चोर नहीं हो, लेकिन पहले मुझे ये बता कर जाओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो ऊँट कैसा था और वो खो गया है। सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते देखा तो उसी समय मुझे ये बात समझ में आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा अब ये बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया था कि उसका एक ऊँट एक आंख से ही देख पाता था, उसका तो सड़क पर चिन्ह भी नहीं होगा। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। मझले भाई ने उत्तर दिया। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि इस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊँट के घुटने टेककर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उसके पास ही रेत पर महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा भाई बताता है कि ऊँट के पैरों के निशान के उससे पता चला उसे कि जो धूल में बड़े बड़े निशान थे, तो वो कहता है कि मैं देखकर समझ गया कि यहाँ से कोई ऊँट गुजरा होगा। फिर जब परेशान घुड़सवार को इधर उधर कुछ ढूंढते हुए देखा तो मुझे बिल्कुल ही पता चल गया कि वह इसी ऊँट को ही तलाश रहा है। फिर राजा तारीफ करते हुए पूछता है, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, अब ये बताओ ये कैसे पता चला कि तुम्हें ऊँट एक आंख से काना है, कि उसकी मतलब एक ही आंख है, क्योंकि आंख का तो कोई निशान ज़मीन पर नहीं है। तब बीच वाला भाई कहता है कि मैंने देखा कि रास्ते के सिर्फ दाईं तरफ वाली घास ही ऊँट ने खाई है, जबकि बाईं तरफ वाली घास ऐसी की वैसी हरी भरी है, इसीलिए मैंने अंदाजा लगाया कि उसे बाईं आंख से दिखता नहीं होगा। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। अब ये बताओ कि यह कैसे पता चला कि ऊँट पर एक औरत और एक बच्चा बैठे हैं? तो छोटा भाई कहता है, ये मैंने जाना। रास्ते में एक जगह ऊँट के घुटने टेक कर बैठने का निशान था, और ठीक उसी के पास रेत के पास एक औरत के जूतों के और छोटे बच्चे के पैरों के निशान थे। इससे मुझे समझ में आ गया कि ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। तो राजा कहता है कि चलो वो तो तुमने बता दिया, लेकिन अब तुम्हें ये बताओ मुझे कि तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि पेटी में कच्चा अनार है? ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को देख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। मंझला भाई बोला,
मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है तो अवश्य अनार ही होगा। कारण है कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बड़ा भाई कहता है कि जब दोनों व्यक्ति उस पेटी को उठाकर लाए तो वो उसे पता चल गया था कि ये भारी तो है नहीं। अब वो जैसे जैसे छोटी सी गोल सी वस्तु लुढ़कने की उसे आवाज़ भी आई, तो वो उसी से अनुमान लगा लेता है कि इसके अंदर कोई छोटी सी गोल वस्तु है। अब वो मंझला भाई यानी बीच वाला भाई कहता है कि पेटी उद्यान यानी बगीचे की तरफ से लाई गई है। और जब बड़े भैया ने बता दिया कि छोटी सी गोल वस्तु है तो वो समझ गया, वो बोला मुझे लगा अनार ही होगा, क्योंकि उसने देखा है कि महल के आसपास बहुत सारे अनार के पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं। उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। राजा ने बाहर देखा तो पाया उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, उसने प्रशंसा करते हुए कहा और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। हाँ, तो फिर राजा छोटे भाई से पूछता है कि चलो ये तो दोनों ने पहचान लिया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? तो वो कहता है कि आप खुद देखिए, आपके बागीचे में जितने भी अनार हैं सब कच्चे ही हैं। तो राजा मान गया कि इन भाइयों में वास्तव में असाधारण पैनी दृष्टि है, यानी कि इनकी जो नज़र है, देखने का नज़रिया है, वो बहुत लोगों से अलग है। तो वो राजा कहता है कि तुम बेशक तुम्हारे पास धन संपत्ति कम है या सांसारिक वस्तुएं नहीं है, तुम इनकी दृष्टि से चाहे कितने भी धनी ना हो, लेकिन तुम्हारे पास अपनी बुद्धि का, स्वयं की बुद्धि का एक बहुत बड़ा खजाना है। तो राजा उनकी बहुत तारीफ करता है और उन्हें अपने दरबार में ही रख लेता है, अपने मंत्री या सलाहकार के पद पर अपने दरबार में ही नियुक्त कर देता है। पाठ यहीं समाप्त होता है। पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।